युग ने कृषि को घूरते हुए कॉल रिसीव की और बोला, हाँ मम्मा। मम्मा नहीं, पापा बोल रहे हैं। राजीव के इतना कहते ही युग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो कृषि की ओर देखने लगा, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी दूसरी ओर से राजीव बोला, युग, कृषि ने मुझे जो कुछ भी बताया है, क्या वो सच है? नहीं पापा, भैया को बेवजह ही बात का बतंगड़ बनाने की आदत है। मैंने कुछ नहीं किया है, ट्रस्ट मी, युग फट से बोला। कृषि उसे हैरानी से देखने लगा। तभी दूसरी ओर से राजीव उस पर भड़का, युग, मैंने तुम्हें इंडिया जाने की इजाजत सिर्फ तुम्हारे डैड की वजह से दी थी, पर मुझे पता चला है कि तुमने अपने डैड के साथ बदतमीजी की है। युग आंखें बड़ी बड़ी करके कृषि को देखने लगा। तभी राजीव फिर से बोला, युग, माना कि मेरे और विशाल के बीच इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं है, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैंने किसी को भी उसकी इंसल्ट करने का हक दे दिया है, फिर चाहे वो किसी उसका अपना बेटा ही क्यों ना हो। आई एम सॉरी पापा, युग आहिस्ता से बोला। तो राजीव फिर से उस पर भड़का, तुम्हारी जगह अगर कोई और होता युग, तो अभी तक मैं इंडिया आकर उस इंसान के हाथ पैर तोड़ चुका होता जिसने विशाल के साथ बदतमीजी की थी। इसलिए इसे मेरी पहली और आखिरी वार्निंग समझना। आज इस पल के बाद अगर तुमने विशाल से ऊंची आवाज में बात भी की तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा, समझे? जी पापा, युग आहिस्ता से बोला। और ये गलतफहमी अपने दिल और दिमाग से निकाल देना युग कि मैं इंडिया में नहीं हूँ तो मुझ तक वहाँ की कोई खबर नहीं पहुँचती। वहाँ अगर एक पत्ता भी हिलता है तो उसकी सरसराहट मुझ तक पहुँचने में वक्त नहीं लगता। इसलिए अगर तुमने वहाँ कोई भी ऐसा काम किया जिसकी वजह से किसी को कोई चोट पहुँची, या मेरे पापा, खुराना खानदान और मेरे दोस्त पर तुम्हारी वजह से कोई उंगली भी उठी, तो तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं युग, या तो चुपचाप मेलबर्न वापस आ जाओ और हमारे होटल संभालो, या फिर खुद को बदलो और खुराना कंस्ट्रक्शन या अपने डैड को ज्वाइन करो। फैसला तुम्हारा है, पर कोई भी फैसला लेने में ज्यादा वक्त मत लगाना, क्योंकि राजीव खुराना आज भी वही है जो पहले हुआ करता था। अगर तुमने फैसला नहीं लिया तो फिर तुम मेरा फैसला सुनोगे, जो तुम्हारे लिए एक ऐसी पत्थर की लकीर साबित होगा जिसे तुम जिंदगी भर नहीं मिटा सकोगे, समझे? इतना कहकर राजीव ने कॉल कट कर दी। युग फोन लेकर धड़ाम से बेड पर बैठ गया और सोच में पड़ गया। उसका चेहरा देखकर कृषि ने पेन को इशारा किया तो वो सिर हिलाकर वहां से चली गई। उसके जाते ही कृषि युग की बगल में बैठा और उसने उसके गले में हाथ डालकर पूछा, क्या कहा पापा ने? युग ने उसका हाथ झटके से अपने कंधे से हटाया और उसे घूरते हुए वॉशरूम में चला गया। उसके जाते ही कृषि मुस्कुराते हुए बेड पर लेटकर चीखा, आधा घंटा है तुम्हारे पास युग, रेडी होकर नीचे आ जाओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं हम। अब जब आपने डैड से मेरे गले में ऑफिस नाम की घंटी डलवा ही दी है तो मजबूरी में मुझे उस घंटी को बजाना ही पड़ेगा। आ रहा हूँ, युग वॉशरूम में से ही बोला। कृषि उठकर वॉशरूम के पास आया और बोला, जरूरी नहीं है युग कि तुम ऑफिस ही ज्वाइन करो, अगर तुम चाहो तो मेलबर्न में हमारे होटल भी संभाल सकते हो, और चाहो तो नया कंस्ट्रक्शन भी ज्वाइन कर सकते हो। भाई, काला पानी और मौत की सजा से ज्यादा बेस्ट होगा कि मैं अपने लिए उम्र कैद चुन लूं। इसलिए आई हैव डिसाइडेड, मैं आज से खुराना कंस्ट्रक्शन ज्वाइन कर रहा हूँ। इसलिए आप जाए और जाकर पार्टी कीजिए, क्योंकि आपसे तो मेरी आज़ादी देखी नहीं गई ना। युग के इतना कहते ही कृषि की हंसी छूट गई और वो हंसते हुए वहां से चला गया। वॉशरूम में ब्रश कर रहा युग मन ही मन बोला, आपने पापा से मेरी चुगली की ना भाई, तो अब आप देखो मैं क्या करता हूँ। इतना तंग करूंगा आपको कि आप खुद मुझे धक्के मारकर ऑफिस से बाहर निकाल देंगे। दूसरी ओर संजना अपने कैबिन में राजीव के साथ बैठी एक प्रोजेक्ट पर डिस्कस करते हुए बोली, राजीव, कल से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने जा रहा है, पर ये प्रोजेक्ट हमें 6 महीने में कंप्लीट करना है। इसलिए तुम जैसे चाहे वैसे काम कर सकते हो, बस मुझे ये प्रोजेक्ट 6 मंथ में कंप्लीट चाहिए। यू डोंट वरी, मैंने इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल रात में ही स्टडी कर ली थी। ये प्रोजेक्ट वक्त से पहले पूरा हो जाएगा, मुझे बस इस प्रोजेक्ट की बजट फाइल चाहिए, राजीव ने संजना की ओर देखकर कहा। संजना ने तुरंत टेबल पर रखा रिसीवर उठाया और चांदनी को कॉल करके बोली, चांदनी, यूनुस साहब के प्रोजेक्ट की बजट फाइल लेकर आओ नाउ। जी मैम। चांदनी ने रिसीवर नीचे रखा और टेबल पर बजट फाइल ढूंढने लगी, पर फिर उसे याद आया कि वो फाइल तो राजवीर के पास है। वो तुरंत उसके कैबिन में पहुंची, पर वो वहां नहीं था। उसने बच्चों की तरह मुंह बनाया और उसे कॉल करने लगी, पर राजवीर का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। वो तुरंत संजना के रूम में आई। उसने कुछ कहना चाहा ही था कि तभी संजना उसकी ओर हाथ बढ़ाकर बोली, फाइल चांदनी।
मैम बजट की फाइल तो राजवीर सर के पास है और वो अपने कैबिन में नहीं है। मैंने उन्हें कॉल भी की पर उनका फोन बंद आ रहा है। चांदनी के इतना कहते ही संजना टेबल पर रखी फाइल उठाकर बोली, राजवीर लंदन अपने पेरेंट्स के पास चला गया है, इसलिए उसकी सारी फाइल्स राजीव को हैंड ओवर करो। आज से उसका सारा काम यही संभालने वाला है। पर मैम सर अचानक से कैसे चले गए? उन्होंने मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, चांदनी ने परेशान होकर पूछा। संजना अपने दोनों हाथों को टेबल पर रखकर उठकर खड़ी हुई और अकड़कर बोली, तुम मेरे ऑफिस में काम करने वाली एक मामूली सी एम्प्लॉय हो चांदनी, तो राजवीर तुम्हें बताकर क्यों जाएगा? और वैसे भी एक एम्प्लॉय को बॉस से सवाल करने का हक नहीं होता। जाकर अपना काम करो और आज के बाद मैं तुम्हारी जुबा पर राजवीर का नाम कभी ना सुनूं, समझी? गो। आई एम सॉरी मैम। चांदनी इतना कहकर चुपचाप वहां से चली गई। राजीव को संजना का उससे ऐसे बात करना पसंद नहीं आया, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल सका। तभी संजना उसकी ओर देखकर बोली, राजीव एक बार तुम बजट फाइल देख लो तो फिर हम निकलते हैं। ओके। राजीव उठकर वहां से चला गया। उसके जाते ही संजना सारी फाइल्स टेबल से उठाते हुए बोली, जाने से पहले कम से कम अपना सारा काम किसी और को हैंडओवर करके तो जाना चाहिए था। गुस्से में राजवीर ये भूल ही गया कि मेरे हस्बैंड होने के साथ साथ वो इस कंपनी का हिस्सेदार भी था। जिम्मेदारी बनती थी उसकी भी इस कंपनी के लिए, पर कोई बात नहीं, उसके ना होने से मेरी कंपनी पर ताला नहीं लग जाएगा। अच्छा किया मैंने जो सही वक्त पर राजीव को हायर कर लिया। दूसरी ओर चांदनी राजवीर के कैबिन में आई और उसकी डेस्क से सारी फाइल्स उठाने लगी। उसने सारी फाइल्स उठाए और लगड़ाते हुए राजीव के कैबिन में आई। आते ही उसने फाइल उसकी डेस्क पर रखी तो राजीव ने नजरें उठाकर उसकी ओर देखा, पर कुछ बोला नहीं। चांदनी भी बिना कुछ कहे वहां से चली गई और फिर से राजवीर के कैबिन में पहुंची। उसने डेस्क की ड्रॉ से भी कुछ फाइल्स निकाली और उन्हें टेबल पर रखकर चेक करने लगी। तभी उसे एक फाइल में संजना की एक खूबसूरत सी तस्वीर नजर आई। उसने उस तस्वीर को उठाकर देखा और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, कितना प्यार करते हैं राजवीर सर संजना से। और संजना, वो शायद किसी और के ही इंतजार में है। पर आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए था सर। सच्चे प्यार में बहुत ताकत होती है। अगर प्यार सच्चा हो तो एक ना एक दिन उसका प्यार उसे जरूर मिलता है और फिर इंतजार का तो मजा ही कुछ और होता है। मैं आपको बहुत मिस करूंगी सर, क्योंकि घर पर अमित और ऑफिस में आप दोनों ने ही हमेशा भाइयों की तरह मेरा साथ दिया है। दिल से बस आपके लिए यही दुआ करूंगी कि आप जहां भी रहे हमेशा खुश रहे और आपकी जिंदगी में कोई ऐसा आए जो आपसे सच्चा प्यार करे और हमेशा आपका साथ दे। इतना कहकर उसने गहरी सांस ली और फिर सारी फाइल्स उठाकर राजीव के कैबिन में आ गई। वो टेबल पर सारी फाइल्स रखकर राजीव से बोली, ये रही सारी फाइल्स राजीव। ये सबसे ऊपर वाली फाइल यूनुस साहब के प्रोजेक्ट की बजट फाइल है और किसी चीज की जरूरत हो आपको तो मुझे बुला लेना। इतना कहकर चांदनी वहां से चली गई। राजीव ने दरवाजे की ओर देखा और फिर फाइल उठाकर उसे देखते हुए बोला, चलो कम से कम ये लड़की ऑफिस में तो अपने हाथ पैर हिलाती है, वरना अपने घर तो ये एक ग्लास यहाँ से वहां नहीं रखती। चांदनी ने अपने कैबिन में आते ही टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और बैंक में कॉल किया। दूसरी ओर से एक लड़की उसकी कॉल रिसीव करके बोली, हेलो, मैं चांदनी बोल रही हूँ, वो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स लोन के लिए आपको दिए थे, आपने कुछ बताया नहीं अभी तक। चांदनी ने पूछा तो वो लड़की तुरंत बोली, वीकेंड की वजह से 2 दिन बैंक बंद थी मैम, इसलिए मैं आपकी फाइल्स आगे नहीं बढ़ा सकी, पर आज मैंने मैनेजर साहब को आपकी फाइल दिखाई थी। चांदनी ने तुरंत पूछा, क्या कहा उन्होंने? मेरा लोन हो जाएगा ना? नहीं मैम, हमारी बैंक आपको इतना बड़ा लोन सैंक्शन नहीं कर सकती। आई एम रियली सॉरी। उस लड़की के इतना कहते ही चांदनी के चेहरे के जैसे रंग ही उड़ गए। उसने तुरंत पूछा, पर क्यों? मेरे तो सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। उस लड़की ने जवाब दिया, मैम इतना बड़ा लोन बिना गारंटी के नहीं दिया जा सकता, और फिर आप अनमैरिड भी है, अगर मैरिड होती तो बैंक आपका लोन अप्रूव कर देता। ये सुनकर चांदनी गुस्से में भड़की, पर ऐसा क्यों? ये कहाँ के रूल्स है कि इंडिपेंडेंट होने के बाद भी एक लड़की का शादीशुदा होना जरूरी है? लोन मैं ले रही हूँ तो उसे मैं ही भरूंगी, मेरा सुकौल पति या मेरे ससुराल वाले नहीं। इनफैक्ट सच तो ये है कि शादी के बाद शायद वो लोग मुझे मेरे पेरेंट्स को मदद ही ना करने दे। मैं आपकी फीलिंग्स समझ रही हूँ मैम, बट आई कांट हेल्प यू। यही पॉलिसी है बैंक की। अनमैरिड लड़कियों को इतना बड़ा लोन बैंक सैंक्शन नहीं करती, क्योंकि लड़कियों को शादी के बाद अपना सरनेम और घर दोनों बदलना पड़ता है। और फिर अभी अभी आपने खुद कहा कि शादी के बाद ससुराल वाले एक लड़की को उसके पेरेंट्स की मदद करने से इनकार भी कर सकते हैं, और कुछ लोग तो अपनी बहुओं को जॉब करने की भी इजाजत नहीं देते।
ऐसे में बैंक को उसका पैसा वापस लेने के लिए बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में कई बार मायके वाले भी लोन चुकाने से इनकार कर देते हैं। इतनी बड़ी अमाउंट का लोन बैंक आपको बिना आपके पति की गारंटी की सैंक्शन नहीं करेगी, पर अगर आप चाहे तो कम अमाउंट का लोन ले सकती है, वो आपको इजीली मिल जाएगा। उस लड़की के इतना कहते ही चांदनी ने गुस्से में उसकी कॉल कट कर दी और अपना फोन टेबल पर पटक कर अपना सिर पकड़कर बैठ गई। वो मन ही मन बोली, मेरे लिए एक रास्ता तो आपने बंद कर दिया कान्हा जी, तो फिर अब सिर्फ संजना ही मेरी मदद कर सकती है, क्योंकि मुझे पता है कि अमित अकेले इतनी बड़ी अमाउंट अरेंज नहीं कर सकेगा। चांदनी अब प्लीज ऐसा कोई काम मत करना जिसकी वजह से संजना तुझसे नाराज हो जाए, क्योंकि तू उसे सालों से जानती है, जरा सी बात पर भी भड़क जाती है वो। दूसरी ओर कृषि और बलराज युग को एक बड़े ही आलीशान कैबिन में लेकर आए। युग, ये कैबिन आज से तुम्हारा है, तुम आज से यही बैठकर खुराना कंस्ट्रक्शन संभालोगे। बलराज उसके कंधे को छूकर बोले। तो युग अपने चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट लिए अपनी चेयर की ओर बढ़ा और उस पर बैठकर बोला, वैसे मुझे खुराना कंस्ट्रक्शन को संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं है दादू, मैं तो अपनी लाइफ में कुछ और ही करना चाहता हूँ। जैसे कि? तभी कृषि ने पूछा। युग ने उसे घूरा और चिढ़कर बोला, आप तो मुझसे बात ही मत कीजिए भैया, आपकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। आपने एक उड़ते हुए पंछी को पिंजरे में कैद किया है, भगवान आपको भी शादी नाम की उम्र कैद एक दिन जरूर देगा। युग के इतना कहते ही बलराज मुस्कुरा दिए और बोले, बेटा भगवान करे कि ऐसा जल्द हो, क्योंकि मैं तो अपने पोते की बारात में भांगड़ा डालने के लिए सालों से इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनकर युग मन ही मन बोला, आपका सपना तो एक दिन जरूर पूरा होगा दादू, पर खुराना खानदान की कोई भी बारात उस चांदनी के दरवाजे पर कभी नहीं जाएगी। मेरे भाई की दुल्हन तो उनकी तरह ही बहुत स्वीट होगी, उस चांदनी की तरह बदतमीज और घमंडी कभी नहीं होगी। तभी कृषि बोला, अगले 1 महीने तक तुम इस ऑफिस में नितिन को असिस्ट करोगे और उससे काम सीखोगे, ऑफिस में डिसेंट बिहेव करोगे, और अगर तुमने यहाँ किसी के साथ भी बदतमीजी की युग तो मैं पापा को फोन कर दोगे। युग उसकी बात बीच में काट कर बोला। कृषि कुछ कहने जा ही रहा था कि युग फिर से बोल पड़ा, इसके अलावा आप करते भी क्या हो भाई, अब प्लीज मुझे काम करने दीजिए और मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी भिजवाइए। तुम्हारा नौकर नहीं हूँ मैं, और ना फिलहाल तुम यहाँ के मालिक हो। अगले 1 महीने तक तुम यहाँ एक एम्प्लॉय की तरह ही काम करने वाले हो युग, तुम्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी यहाँ, इसलिए तुम्हें भी बाकी सब की तरह कैफेटेरिया में जाकर कॉफी पीनी होगी, और वो भी ब्रेक टाइम में, समझे? इतना कहकर कृषि वहां से चला गया। उसके जाते ही युग मुंह बनाकर बलराज से बोला, दिस इज नॉट फेयर दादू, और तुमने जो किया युग वो फेयर था? तभी बलराज ने पूछा। युग ने उन्हें हैरानी से देखते हुए सवाल किया, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया दादू जो मुझे पापा ने सजा सुना दी? बलराज वही रखे सोफे पर बैठे और न्यूज़पेपर उठाकर बोले, अनाया की एक अर्जेंट मीटिंग आने की वजह से उसने तुम्हें अकेले एयरपोर्ट जाकर प्रेम को लाने के लिए कहा था ना, तो तुम उसे लेने एयरपोर्ट क्यों नहीं गए? ऐसा कौन सा काम आन पड़ा था तुम्हें जो बीच रास्ते से ही तुम लापता हो गए? युग ने तुरंत अपनी सफाई दी, मैंने भाई को बताया तो सही दादू। शट अप युग, जस्ट शट अप। कृषि ने बता दिया है मुझे कि कल वो तुम्हें कहाँ से और किस हालत में घर लेकर आया था, इसलिए खबरदार जो तुम मेरे सामने झूठ बोले तो। बलराज गुस्से में बोले। युग ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया और आगे कुछ नहीं बोला। बलराज ने न्यूज़पेपर फिर से टेबल पर रखा और उसके पास आकर बोले, मैं चाहता तो सुबह तुम्हारे उठते ही तुम्हारी क्लास ले सकता था, पर पेन की वजह से मुझे चुप रहना पड़ा। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है युग कि मैं तुम्हारी हरकतों से अनजान हूँ, इसलिए अब कोई ड्रामा, कोई झूठ नहीं, चुपचाप ऑफिस का काम सीखो, समझे? इतना कहकर बलराज जाने लगे, पर दरवाजे के पास पहुंचकर उनके कदम रुक गए और वो पलटकर युग से बोले, और हाँ, तुम्हारे पापा को तुम्हारी हरकतों के बारे में कृषि ने नहीं, मैंने बताया है। बलराज के इतना कहते ही युग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। बलराज उससे घूरते हुए वहां से चले गए। उनके जाते ही युग धम से अपनी चेयर पर बैठा और बोला, युग अब तो तुझे कोई नहीं बचा सकता, चौतरफा वार हुआ है तुझ पर, और अब तो बलराज खुराना नाम का सोया हुआ बब्बर शेर भी जाग गया है, अब तो तेरा भगवान ही मालिक है। लेखिका कविता वर्मा।